Yes. So once again, let's continue with structure of chromosome part 2. Okay. So the topics covered I have mentioned here today. Basically, first, after understanding what is DNA, what is its structure, what is a chromosome, what are chromatids, what is a chromatin, what are different types of chromosomes, we are now ready to understand why we need new cells. What is the purpose? Why a cell should undergo cell division? So we need new cells, right? And we need new cells for growth, for repair, for replacement, and for reproduction. The first three that we have seen, the first three, growth, repair and replacement, इसके लिए जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है उसे हम बोलते हैं माइटोसिस. माइटोसिस इसके लिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक हम हमारी बॉडी को, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी ऑल नो दैट वी हैव बीन गिवन बर्थ, मतलब जब हम हमारा पहली बार माँ के पेट में जन्म होता है, वो एक फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट. करेक्ट. तो ये जो जाइगोट होता है, अगर वो वैसे ही रहता, वो आगे नहीं बढ़ता, तो क्या कभी बच्चे पैदा हो सकते हैं? क्या कभी बच्चा बन भी पाएगा माँ के पेट में? नहीं बन पाएगा. करेक्ट. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ. तो ये जो एग फर्टिलाइज हुआ ना, वो था रिप्रोडक्शन का पार्ट. तो ये टाइप के डिवीजन को हम थोड़ा सा लिटिल लेटर करने वाले हैं, बट ये जो पहले तीन है, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनते हैं. करेक्ट. फिर और हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है तो वी विल हैव फ्रॉम अ सेल टू सेल. बट इसमें खासियत ये होती है कि जो भी जिस सेल से दो सेल बनते हैं, तो उस सेल में जितने क्रोमोसोम है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पास टू बोथ द डॉटर सेल्स. लाइक अगर हम हमारी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स है मेरी बॉडी के, हाथ के सेल्स के अंदर या लीवर के सेल्स के अंदर या स्किन के सेल्स के अंदर, और अगर मेरा स्किन ग्रो कर रहा है, तो जब जो डिवीजन होती है ग्रोथ के लिए, वो होती है माइटोसिस, जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लाइक 46 है, तो जो नए दो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी 46 होते हैं. तो ये होता है माइटोसिस. करेक्ट. और अब जो मैं आपको बता रही हूँ रिपेयर, अभी रिपेयर की भी क्यों जरूरत रहती है बच्चे लोग, आप भी देखो, कभी आपको फ्रैक्चर हो गई या कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स में, या खून निकलने लगता है गिरने पर, तो हीलिंग होना चाहिए ना, हीलिंग होना चाहिए. तो वो हीलिंग के लिए भी हमारे न्यू सेल्स को बॉर्न होना पड़ेगा, उस गैप को भरना पड़ेगा, तब जाकर एक इंजरी या एक प्रॉब्लम बॉडी के अंदर सॉर्ट आउट हो सकती है. तो रिपेयर के लिए भी हमें नए सेल्स की जरूरत होती है. करेक्ट. नॉट ओनली दैट, अगर आप देखो रिप्लेसमेंट, कई बार कितने अंदर के अंदर हमारे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, हमारे बॉडी के अराउंड 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर में सारे रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज जो नए सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं. तो अगर वो जो मरे हुए सेल्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, रिप्लेस करने के लिए कोई तो जगह लेना चाहिए ना, उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए. तो उसके लिए भी सेल डिवीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके. तो ये ग्रोथ है, रिपेयर है, रिप्लेसमेंट है, ये हमारे बॉडी सेल्स में, हमारे सोमैटिक सेल्स का हिस्सा है. ठीक है. अब जो रिप्रोडक्शन के लिए है, मैंने आपको देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, काइंड्स ऑफ सेल्स बताए. जैसे बॉडी सेल्स में एक मैन के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय n, दैट इज 23. तो ये जो n है वो 23 है. तो टोटल हमारे पास पेयर्स में अगर बोले तो 23 पेयर्स है, मैन में भी एंड वुमेन में भी. बट जो हमारे सेक्स सेल्स है, जो हमारे एलोसोम्स है, इसके बारे में भी हमने पार्ट 1 में बात की थी. ठीक है. तो ये जो एलोसोम्स है, जो स्पर्म्स एंड एग्स है, जो स्पर्म्स एंड एग्स है, तो ये जो मैन में आप देखोगे तो 23 यू विल फाइंड इन द स्पर्म्स एंड 23 इन द एग. और जब ये फर्टिलाइजेशन में जाते हैं तो ये
this 23 from the man and this 23 from the female egg, they will come together, they will unite, they will fertilize each other, and a new baby which is having the same number of chromosome as the original man or woman, 46, is again being brought into life. तो आप देखो कि ये वाली जो डिवीजन इधर हो रही है ना बच्चे लोग, ये वाली, इसे हम माइटोसिस नहीं बोलते, इसे हम मियोसिस बोलते, ठीक है। हम जो सेल डिवीजन के सारे फेजेस करने वाले हैं, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस माइटोसिस, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना 2n है, तो 2n ही पास हो गए। यहां पर देखो n पास हो रहा है, n, और फिर यहां पर 2n हो रहा है न्यू में। ओके, सो मियोसिस में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ्ड, ओके, इसे बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। बट माइटोसिस में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, मतलब कि 2n है तो 2n ही रहेगा, इसे बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड बोला तो 2 टाइम्स n, एंड हैप्लॉइड बोला तो ओनली n, ओके, हाफ द नंबर। अब हम चलते हैं कि एग्जैक्टली मैम सेल को तो नए सेल की जरूरत है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, इवन फॉर रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेल साइकिल जो होता है उसकी क्या जरूरत है? सेल को एक साइकिल में घुसने की क्या जरूरत है? क्यों फटाफट डिवाइड नहीं होता है? तो बच्चे, इसके लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि देखो, जैसे ही आपका जन्म होता है तो क्या आपको चलने को बोलते हैं मम्मी डैडी? हाँ, क्या आप रेंगते हो पहले, फिर आप धीरे धीरे चलना सीखते हो, और जैसे ही चलना सीखते हो क्या तुरंत आपको एबीसीडी या ये सब बोलने को बता देते हैं? नहीं ना, आप एक प्रोसेस के थ्रू जाते हो, धीरे धीरे आप चीजें सीखते हो, करेक्ट? यू लर्न थिंग्स slowly, you grow, you mature, you synthesize a lot of things mentally, emotionally, physically in your body, and then you are prepared to enter into the first year of your school. फिर धीरे धीरे आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, तो क्या सीधा शादी करा देते हैं? नहीं ना, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, दुनिया क्या है देखना है, तो आपको एक जॉब लेना है या बिजनेस करना है, बट यू गो थ्रू अ पैटर्न, यू मैच्योर both physically as well as emotionally, and then you undergo a process where you go into marriage, and marriage होने के बाद फिर थोड़ा मेच्योरिटी आने के बाद when you are ready to become a parent, उसके बाद ये सब प्रोसेस होती है ना। तो वैसे ही एक सेल भी तुरंत जैसे ही जन्मता है वैसे ही डिवाइड कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सेल को भी एक साइकिल के थ्रू जाना पड़ता है। तो वो क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि उसे भी तो ग्रो होना है, उसे भी तो मैच्योर होना है, उसे भी अपना आरएनए सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन बनाना है, साइटोप्लाज्म को बढ़ाना है, न्यूक्लियस को बढ़ाना है, जेनेटिक मटेरियल्स को डुप्लीकेशन करना है डीएनए का। ये सारी चीजें वो उस साइकिल के दौरान करता है। जब वो जन्मता है तुरंत वो दूसरे दो अपने आप को 2 सेल में बांट सकता नहीं है। तो व्हाट इज अ सेल साइकिल? सो फॉर अ सेल टू डिवाइड, it must grow, it should synthesize materials like proteins, like RNA, it should undergo duplication of its DNA before it splits into 2 daughter सेल्स। और ये सारे टास्क जो होते हैं ना बच्चे लोग, ऐसे वैसे नहीं होते। क्या आपको जन्मने के साथ पहले ही बोलते चलो स्कूल में जाओ या पहले ही कमाने लगो? ऐसा नहीं होता ना, ये एक सीरीज में होता है कि पहले आप रेंगो, मतलब आप क्रॉल करोगे, फिर आप चलोगे, फिर आप मतलब खड़े होगे, फिर चलोगे। ये एक सीरीज में हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में हो रहा है। तो सेल के साथ भी ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है कि all these tasks are performed in an organized, predictable series of events. Okay, and this predictable series of events, they are called cell cycle, and this cell cycle consists of two phases. एक जहां पर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डिवाइड नहीं हो रहा है। तो पहले ना ऐसे बोलते थे, अभी आजकल पेरेंट्स भी, कभी कभी मैं टीचर हूँ, क्लासेस लेती हूँ, तो कई बार पेरेंट्स आकर बोलते ये तो कुछ नहीं करता है, मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं करता। ऐसा हो सकता है क्या बच्चा कुछ भी नहीं करे?
बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा क्लासेस में अटेंड कर रहा है, बच्चा घर पे भी होमवर्क कर रहा है, तो बच्चा आपको नहीं दिख रहा है कुछ कर रहा है, ठीक है, बट बच्चा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। वैसे ही ये एक ऐसा फेज है जहां पर बोला जाता है कि ये नॉन डिवाइडिंग फेज को पहले, अभी हम इसे इंटरफेज बोलते हैं, बट पहले लोग उन्हें बोलते थे कि रेस्टिंग फेज है। क्यों भाई रेस्टिंग फेज है? क्योंकि उन्हें इस फेज में बिल्कुल ऐसा दिख रहा था कि कुछ भी नहीं कर रहा है सेल, सेल इज नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी विजिबल चेंजेस सेल में नजर नहीं आ रहे थे इस फेज के दौरान। तो तभी लोगों ने उसे बोल दिया कि भाई ये सेल में तो वो सेल रेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रेस्ट। इसे बोलते हैं रेस्टिंग फेज बोल रहे थे, बट एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग बच्चे लोग, दिस इज नॉट अ रेस्टिंग फेज, दिस इज नॉट अ रेस्टिंग फेज। तो ये फेज में होता क्या है? ये इंटरफेज है, ये इंटरफेज है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और एक जो होता है वो है डिवाइडिंग फेज, वो होता है डिवाइडिंग फेज। तो ये डिवाइडिंग फेज में हम लोग देखेंगे माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। तो ये माइटोटिक फेज में भी हम कई सारे फेजेस देखने वाले हैं, ये कई सारे फेजेस देखने वाले हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरफेज इन डिटेल, ओके। सो इस इंटरफेज में जहां पर एक सेल क्या कर रहा है, अपने आप को ग्रो कर रहा है, मटेरियल्स, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, जैसे प्रोटीन्स है, जैसे आरएनए है, जैसे डीएनए है, वो सिंथेसाइज कर रहा है, क्योंकि उसको आगे जाकर क्या होना है, दो में बंटना है। क्योंकि एक सेल का वही काम होता है कि आगे जाके एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करे ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, और वक्त आने पर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये इंटरफेज में चीजें जो हो रही है, वो उस चीजों को हमने तीन हिस्सों में बांटा है, यहां पर आपको दिख रहा है। एक है जीवन फेज, या बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। दूसरा है एस फेज, जिसे बोलते हैं सिंथेसिस फेज। और तीसरा है G2 फेज, ये छोटा फेज होता है, इसे बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज, ठीक है। और हम देखेंगे कि डिवाइडिंग फेज में भी एम फेज में हम लोग देखने वाले हैं कि ये एम फेज को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है उसका डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इस न्यूक्लियर डिवीजन के हम लोगों ने चार हिस्सों में हम न्यूक्लियस को डिवाइड होते हुए देखने वाले, न्यूक्लियस के अंदर की चीजों को डिवाइड होकर दो में बंटते हुए देखने वाले हैं। तो पहला फेज है उसका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये चार फेजेस जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए। और फिर एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद जो फेज इमीडिएटली आफ्टर टेलोफेज आता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो ये जो है कैरियोकाइनेसिस और ये जो सारे फेजेस है, ये फेजेस को हम माइटोसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं और जो डॉटर सेल में जाते हैं वो सेम होते हैं। 2n, अगर पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल में भी 2n ही जाएंगे, ओके। सो नाउ आज हम डिटेल में ये वाले सेक्शन में मैं आपके साथ इंटरफेस के बारे में बोलने वाली हूँ। सो इंटरफेस जैसे हमने देखा, लोग उसे पहले रेस्टिंग फेज बोलते थे क्योंकि उधर कोई विजिबल चेंजेस नजर नहीं आ रहे थे। बट जैसे जैसे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सारे इन्वेंट होते गए, तब लोगों को पता चला कि नहीं भाई, ये इंटरफेस सिर्फ रेस्टिंग फेज नहीं है, अगर हम अच्छे से देखें तो कई सारी चीजें इसमें हो रही है। तो एग्जैक्टली ये सारी चीजों को भी हमने तीन हिस्सों में बांट दिया, तीन फेजेस में बांट दिया। ये फेजेस क्या है? G1, S एंड G2। तो जीवन फेज में एग्जैक्टली क्या होता है, देखो आप इतना, मैंने आपके लिए ना एक छोटे छोटे नोट्स में ये तैयार किया हुआ है कि जीवन फेज में अगर आप देखो तो क्या कर रहा है वो सेल। जैसे ही सेल डिवाइड होकर आ गया, ठीक है, दो डॉटर सेल बनकर आ गया है, तो अब ये डॉटर सेल सबसे पहले, दोनों डॉटर सेल्स क्या करेंगे, आरएनए एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करने को शुरू करेंगे। अभी उनके पास साइटोप्लाज्म दोनों डॉटर सेल्स में है, बट थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है।
तो उनको उस साइटोप्लाज्म को भी बढ़ाना है, तो वो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को भी इंक्रीज करेंगे इसी फेज में, ठीक है। प्लस हमने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट है, ये जो दो ऑर्गेनेली होते हैं सेल में, उनके पास अपना डीएनए, खुद का डीएनए खुद के पास होता है। वो लोग न्यूक्लियस पे टोटली डिपेंडेंट रहते नहीं है कि भाई न्यूक्लियस उनको मटेरियल देगा तब वो डिवाइड करेगा, डीएनए उनको वहां से मिलेगा फिर डिवाइड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये दोनों स्पेसिफिकली ये टू ऑर्गेनेली वैसे है जिनके पास अपना खुद का डीएनए है, ठीक है। तो ये अपना अपना डिवाइड करके इसी फेज में अपने आप को रख देते, ताकि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो तो ये ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो दो डॉटर सेल्स में अच्छे से बट जावे, ठीक है। सो ये है हमारा फर्स्ट ग्रोथ फेज, जहां पर आरएनए एंड प्रोटीन और ज्यादा सिंथेसाइज हो रहा है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये अपने अपने आप को डिवाइड करके रख रहे हैं। उसके बाद ये जो इंटरफेस का नेक्स्ट फेज है बच्चे लोग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में भी इसके बारे में नेम द फॉलोइंग बोलो या असर्शन रीजनिंग बोलो या ट्रू और फॉल्स बोलो, मतलब कि सेक्शन ए में कई बार इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या है ये एस फेज? इसे बोलते हैं सिंथेसिस फेज। तो इस सिंथेसिस फेज में क्या होता है, जैसे फर्स्ट ग्रोथ फेज में आपने देखा आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, तो सिंथेसिस फेज में मोर डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, मोर डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। तो ये डीएनए जब ज्यादा सिंथेसाइज हो जाएगा ना बच्चे लोग, तो नेचुरली क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डुप्लीकेट, क्योंकि क्रोमोसोम किससे बने हैं? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से, करेक्ट, डीएनए एंड हिस्टोन। तो अगर ज्यादा डीएनए बनने लगा तो क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हो जाएगा। देखो ये एक एक है, अब क्रोमोसोम की इधर आपको डुप्लीकेशन दिख रही है। सो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट बट स्टिल दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर। तो ये है सिंथेसिस। सिंथेसिस में मेजरली वी कैन सी टू मेजर चेंजेस, वन डीएनए गेटिंग सिंथेसाइज्ड एंड सेकेंड chromosomes duplicate and remain, but they remain attached. Okay, now coming to the last phase of the interphase, excuse me, that is called second growth phase. That is called second growth phase. In this second growth phase more RNA and protein are synthesized. अब क्या है, लास्ट में जैसे एग्जाम के टाइम नजदीक आता है, पहले शुरुआत में जब आपको पता है कि 1-1.5 महीने के बाद आफ्टर वन स्टडी लीव हो गया है, स्टडी लीव के पहले जब सेकंड प्रीलिम्स होते हैं स्कूलों में, तब बच्चों को एहसास होने लगता है कि दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर बोर्ड्स, तो तभी वो लोगों का चालू हो जाता है सब करने का काम। तो मतलब वो ग्रोथ फेज फर्स्ट होता है। उसके बाद जब स्टडी लीव हो जाती है, स्टडी लीव में आ जाते, तब उनके पास ये आ जाता है कि भाई अभी तो सच में एग्जाम्स आ रही है, तो क्या करेंगे वो लोग, जो बचा कुचा थोड़ा बहुत उन्होंने छोड़ दिया है वो भी वो लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। तो अब सेकंड ग्रोथ फेज में सेल सोचेगा कि अच्छा और थोड़ा सा रिवाइज कर लूं, और थोड़ा सा बेहतर कर लूं, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूं इस कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ से हम श्रेया मैम की वीडियो देख लेते हैं, या हम ये लेक्चर देख लेते हैं, मैथ्स की ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कैसे मीन फाइंड किया था मैम ने, चलो एक बार और कर लेते हैं। तो वही सेकेंड ग्रोथ फेज में इन सेल्स का होता है कि लेट्स मेक अवर सेल्फ मोर stronger, more better. So in that process they synthesize more RNA, they synthesize more protein. So this is a shorter phase, क्योंकि उसके बाद इस फेज के बाद सेल रेडी हो जाता है टू अंडरगो सेल डिवीजन, और उस सेल डिवीजन को हम बोलते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये सेल लाइफ में कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेगा, या कभी ना कभी ये सेल डिवाइड होना बंद भी करेगा मैम, या ये मतलब आप सोच रहे हो, आप हमें बोलना चाहते हो मैम कि हमें जिंदगी भर पढ़ते ही रहना है, हम कभी मतलब पढ़ना बंद ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ में सारे में फेजेस होते हैं बच्चे लोग। एक फेज होता है जब आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं होता है, फिर एक फेज आता है जब आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है,
फिर एक फेज आता है जब आपका पढ़ना बंद हो जाता है पर दूसरी चीजें चालू हो जाती है ना। तो हर एक के लाइफ में फेजेस होते हैं। तो सेल भी जो होता है ना वो कंटिन्यूअसली डिवाइड परमानेंटली, मतलब हमेशा ही डिवाइड ही होते रहेगा ऐसा नहीं है। सबका रेट ऑफ डिविजन अलग अलग है। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, बच्चे लोग, छोटे बच्चे, इन्फेंट से लेकर चिल्ड्रन तक, एक एज ग्रुप तक जो बच्चे होते हैं अराउंड 15-20 साल, 15-18 साल तक, इन बच्चों में रेट ऑफ सेल डिविजन इज मोर। उनका जो रेट ऑफ सेल डेथ है ना वो कम होता है, बट रेट ऑफ सेल डिविजन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप देख पाते हो कि ये बच्चा, अरे अरे आप तो कितने बड़े हो गए, अरे आप तो कितने बड़े, कैसे बड़े हो गए? क्योंकि क्या हो रहा है, सेल डिविजन, रेट ऑफ सेल डिविजन इज मोर एंड रेट ऑफ सेल डेथ इज लेस। तो बच्चों में आपको वो अप्रिशिएबल ग्रोथ नजर आती है। बट वही मेरे बच्चे मुझे जब आके पूछते, जब मैं उनको देखती हूँ, जब आए थे तब इतने छोटे थे, बट जब वो दोबारा मेरे को आफ्टर 10th 12th होने के बाद, या कोई MBBS हो जाता है, या कोई यू नो CA बन जाता है, या जब बच्चे सारे ग्रेजुएशन होकर मुझे मिलने आते हैं, तो आई सी देम लाइक ऐसे देखना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि जो हम लोगों में है, हमारे एज ग्रुप में, हमारा जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है ना, बच्चे लोग ये एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं 40 50 55 में, तो यहाँ पे रेट ऑफ सेल डिवीजन, रेट ऑफ सेल डेथ इज ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। इसके वजह से ग्रोथ आपको हमारे में, मतलब बॉडी वाइज, हाइट वाइज आपको इतना नजर आएगा नहीं, ठीक है। एंड ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में जैसे आप थोड़ा थोड़ा अप्रोचिंग 60, 65, 70 ऐसे एज ग्रुप में चले जाते हो, तो फिर आपका जो रेट ऑफ सेल डिवीजन और रेट ऑफ सेल डेथ में, रेट ऑफ सेल डेथ बढ़ने लगता है और सेल डिवीजन उसके कंपैरिजन में कम होता है, जिसके वजह से यू विल सी कि ओल्ड एज में डिजेनरेशन ऑफ सेल्स फास्टर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई कौन से सेल्स कितना जल्दी डिवाइड करते हैं, तो कुछ कुछ सेल्स तो ऐसे है बच्चे लोग, जैसे हमारे ब्रेन सेल्स है, ये एक बार जो हमारे बन गए ना, बन गए, उसके बाद ये वापस से अगर मर भी गए तो डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ब्रेन सेल्स है, इसको काफी संभाल के रखना है। तो आई विल जस्ट शेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट, मजेदार किस्सा में बात शेयर करती हूँ। एक बार क्लास में मैं ये बात बोल रही थी कि ब्रेन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये एक बार मर गए ना तो फिर ये वापस से जिंदा नहीं होते, या सेल डिवीजन नहीं करते ये लोग, या जो हमारे आईलेंस है उसके भी जो सेल्स है, या हमारे मोस्ट ऑफ द अंदर के जो मसल सेल्स है, कई सारे इनवॉलेंटरी मसल्स, ये भी एक बार जो एम्ब्रियो स्टेज में बन जाते हैं तो फिर उनका डिवीजन, उनका रिपेयर या रिप्लेसमेंट होता नहीं है। तो एक बच्चे ने मुझे पूछा कि मैम तो फिर आप हमको इतना पढ़ने को क्यों बोलते हो, हमारे ब्रेन को इतना तकलीफ होएगा, हमारा ब्रेन का सेल्स मर जाएगा तो फिर हमारा ब्रेन का सेल्स वापस डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो why you want us to study so much? So that same fellow has gotten into NEET, and I'm so happy for him. His name is Ayan Barvelkar, and ये ऐसी सब चीजें मुझसे पूछता था बायो के क्लासेस में। एंड देन आई टोल्ड हिम कि देखो अयान, आप एक बात समझो, आपके ब्रेन सेल्स अगर आप काम नहीं करोगे, जैसे आप अपनी स्कूटी या आप अपना मोटर व्हीकल या अपना जो भी क्या बोलते हैं घड़ी भी काफी देर तक ऐसे ही पड़ी रही तो ये सारी बंद हो जाती है ना, मशीन है, हमारा बॉडी भी एक लाइक अ मशीन। तो अगर आप ये सेल्स को यूज ही नहीं करोगे तो सेल्स को ऐसा लगेगा कि अभी हमें उनकी जरूरत ही नहीं है, तो उनको बहुत दुख होगा और वो मर जाएंगे। तो आपको अगर आपके सेल्स को मारना नहीं है तो उसको कंटिन्यूअसली यूज में रखना पड़ेगा। अगर आप अपने ब्रेन को, सेल्स को यूज नहीं ना करोगे तो फिर चांसेस है कि आपके ब्रेन सेल्स जल्दी डिजेनरेट हो जाएंगे। और शायद उसने मेरी वो बात काफी सीरियसली ले ली और उसने 10th में भी 97% पाए और नीट के लिए एग्जाम देकर आज ही इज गोइंग इनटू एन MBBS कॉलेज।
So yes, please, I request all of you, those who are aspiring for any professional branch, please make use of your brain cells nicely. Okay, तो ऑन दैट नोट लेट्स कंटिन्यू फर्दर कि हमारे जो लीवर सेल्स है ना बच्चे लोग, ये दे गेट रिप्लेस्ड एवरी 1 or 2 years. ओके, स्किन सेल्स ऑलमोस्ट एवरी 15 days. फिर आरबीसी तो आपको पता है अबाउट 120 days, मतलब 4 महीने लगते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए. तो ऐसे ये है कि भाई हाँ, ये सेल्स रिप्लेस होते हैं बट किसी को टाइम लगता है. जैसे हमारे गट सेल्स, मतलब इंटेस्टाइन के, एलिमेंट्री ट्रैक के, इनको कुछ को 15 दिन लगते, कुछ को 10 दिन लगते, कुछ को 5 days लगते हैं. ठीक है, पर अगर कोई सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे और स्टॉप ही ना तो हो सकता है बच्चे लोग कि दे माइट हैव टर्न्ड कैंसरस. ठीक है, तो ऐसे टाइम में हम लोग वी हैव टू बी लाइक, हम लोग जब ब्लड रिपोर्ट वगैरह करते हैं तो आप देखते हो कि कभी कभी ये जो सेल की साइकिल है वो कंट्रोल नहीं होती है, अनकंट्रोल्ड सेल साइकिल, और उसके वजह से काफी सेल डिवीजन हो रहा है. तो फिर हो सकता है कि दे माइट टर्न कैंसरस. सो वी हैव टू बी like these are the things which occur under certain conditions. Okay, that we will discuss when we will taking up different systems like circulatory system में मैं आपको बताऊंगी कि ल्यूकेमिया क्या होता है और वो कैसे होता है, सेल के साइकिल में वो कैसे रिलेटेड है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि भाई सेल को क्यों डिवाइड होना है और सेल कब तक डिवाइड होते रहेगा. कुछ सेल्स होते हैं वो कितने सालों में डिवाइड होते हैं. ओके, अब नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ यू ऑल पार्ट 3 ऑफ दिस, वेयर आई एम गोइंग टू शो यू सेल डिविजन, माइटोसिस, और माइटोसिस के ये सारे फेजेस. वो वाला पार्ट शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आई वॉन्ट दैट यू ऑल ये अच्छे से मैं आपको बताऊं. सो ये वाला जो माइटोसिस वाला पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 3. ओके, टिल देन आई वांट यू ऑल टू मेक श्योर दैट ये आपको अच्छे से आए. डायग्राम ना भी आए कोई इश्यू नहीं है, बट हर एक फेज में क्या क्या हो रहा है, ये फेज में क्या हो रहा है, ये फेज में क्या हो रहा है, ये फेज में क्या हो रहा है, व्हाट इज अ सेल साइकिल, इंटरफेज को पहले क्या बोलते थे, अब हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज कौन सा फेज है, नॉन डिवाइडिंग फेज है, डिवाइडिंग फेज में क्या है. ठीक है, सो आज के लेक्चर से हमें इतना पता चला कि सेल साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, फॉर रिप्लेसमेंट एंड फॉर रिप्रोडक्शन. ओके, thank you, and please do subscribe if you like my video. If you feel it is helping you, kindly subscribe to my video, my channel, and please share my channel with the needy. And also please let me know in comment section if you need any detailed explanation about any topic of this. Okay, I have tried my level best to cover whatever is important, whatever is needed, but still in case if you feel कि नहीं मैम हमें ये भी स्कूल में बोला है या ये भी है, तो I'll also make a small video on that. Okay, yeah, thank you everyone and see you in part 3. Till then please refer part 1 and part 2.